हेलो बच्चों, आज आके हम लोग लेक्चर 4 ऑफ चैप्टर 9 हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे। इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे बच्चों तो देख जरूर लेना जाके। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन होता क्यों है सरफेस के बीच में। आज हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और कूलॉम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ये ड्राई फ्रिक्शन अभी जो नाम आया है उससे पहले समझ तो लें भाई कि ये ड्राई फ्रिक्शन हो, ये फ्रिक्शन है क्या। तो सबसे पहला जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं? कह दो कैसा फ्रिक्शन फ्रिक्शन है, उसमें टाइप क्या है बच्चों? टाइप एज सच कुछ नहीं है। फ्रिक्शन की ब्रॉड जो डिफिनीशन है वो क्या है? रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन। यहाँ पर भी वही है, बस बेस्ड ऑन द सरफेस कंडीशन हम लोगों ने 3 कैटेगरी डिवाइड कर दी है। पहली है बच्चों जो फ्रिक्शन का टाइप होता है उसको बोलते हैं ड्राई फ्रिक्शन या कूलॉम फ्रिक्शन, ठीक है। अब जैसा कि नाम ही बता रहा है, ड्राई फ्रिक्शन का मतलब है जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उनके बीच में किसी भी तरीके का लिक्विड या गैस या किसी भी तरीके का फ्लूइड नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट में अगर आपसे कह दूं कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में उनमें किसी भी तरीके का उनके बीच में लुब्रिकेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैं लिखने वाला हूँ ये क्या है? फ्रिक्शन बिटवीन unlubricated surfaces, ठीक है। तो ये बच्चों बस सीधा सीधा यही मतलब है इसका, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं। अब ये कूलाम क्यों नाम है? ये साइंटिस्ट के नाम पर है। इन्होंने क्या करा था? ड्राई फ्रिक्शन इस चैप्टर में, या बच्चों जब तक हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स तक नहीं पहुंचे जा रहे हैं वो वाले चैप्टर पे, तब तक जब भी फ्रिक्शन की बात आएगी हम सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन की बात करेंगे। और इस चैप्टर में भी जो हम जिस टाइप का फ्रिक्शन पढ़ेंगे वो ड्राई फ्रिक्शन ही है बच्चों। यहाँ पर लुब्रिकेशन विब्रिकेशन नहीं आ जाता है, ठीक है। तो कूलॉम ने कुछ लॉ दिए थे ड्राई फ्रिक्शन, जो हम लोगों ने म्यू एस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन ये सब पढ़ा था। वो कूलॉम ने ही ये सब बताया था कि ये रिलेशन क्या होता है, फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये सब कूलॉम ने ही बताया था। चलो वो सब बात की बात है। तो ये हम समझ गए फ्रिक्शन बिटवीन अनलुब्रिकेटेड सर्फेसेस। दूसरे टाइप का बच्चों फ्रिक्शन क्या है? वेट और फ्लूइड फ्रिक्शन। इसको समझने से पहले एक छोटी सी कहानी समझ लेते हैं। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब बाइक चला रहे होते हो, अगर बाइक चला रहे हो तो बाइक, साइकिल चला रहे हो तो साइकिल, क्या होता है कि जब हम चल रहे होते हैं तो एयर का मोशन, जो आसपास एयर है वो आपके रिस्पेक्ट में कहाँ जा रही होती है? आप आगे बढ़ रहे होते तो वो पीछे जा रही होती है। तो एक तरीके का रिलेटिव मोशन आपकी सॉलिड बॉडी और एयर के बीच में भी तो है। तो अब देखो होता क्या है, ये एयर क्या करती है, ये एक तरीके का रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करती है कि आप आगे मत बढ़ पाओ, होता है कि नहीं। तो ये जो रेजिस्टेंस है उसको याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था, इसको एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये एयर रेजिस्टेंस है क्या? ये बेसिकली बच्चों वेट या फ्लूइड फ्रिक्शन है। अभी आपके मन में एक डाउट आया होगा, वो सब मैं अभी समझा दूंगा। अभी पहले ध्यान से सुनो। अब क्या होता है, आपने एक रेसर को देखा होगा जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से एकदम जाना होता है, एकदम बनाते हुए एकदम 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो क्या करना है बच्चों, करते क्या है कि वो अपनी बॉडी को अलाइन कर लेते हैं, जैसे हैंडल की तरफ ऐसे नहीं झुक जाते हैं ऐसे करके, तब गाड़ी आगे देखो तेजी से जाती है। ऐसा क्यों करते हैं वो? ताकि वो एयर जो उनके शरीर के कांटेक्ट में आ रही है वो कम हो जाए, बॉडी स्ट्रीमलाइन हो जाए। आपने नाम सुना होगा स्ट्रीमलाइन। ताकि जैसे ये पेन है, ये क्या है बच्चों, अगर मैं इसको सीधा सीधा ऐसे हवा में ऐसे लेके जाऊंगा तो आपके दिमाग में ही एक इंट्यूशन आपको बोलेगा कि सर ऐसे तो तेजी से नहीं जा पाएगा क्योंकि एयर इससे ज़्यादा टकराएगी, ज़्यादा एयर टकराएगी। तो होगा क्या, ये धीमा पड़ सकता है। अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में ऐसे आगे बढ़ाऊं तो क्या होगा, एयर इससे ज़्यादा नहीं टकरा पाएगी क्योंकि इसका जो फ्रंट का एरिया है ये देखो बहुत कम है, तो एयर इससे ज़्यादा टकरा नहीं पाएगी और तेज़ी से आगे जा सकता है कि नहीं। यही बच्चों कॉन्सेप्ट हम लोग बहुत सारे यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में। चलो उस पर नहीं जाएंगे। अब बात समझते हैं कि सर वो तो समझ में आ गया, एयर रेजिस्टेंस तो बताया था, यहाँ ये फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है बच्चों? वो एयर रेजिस्टेंस एक तरीके का फ्लूइड फ्रिक्शन ही है। पहले समझ लेते हैं क्या समझते हैं बच्चों। फ्लूइड फ्रिक्शन को डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। वेट और फ्लूइड फ्रिक्शन जल्दी से समझ लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चों, ये नाम जो लिखा है बस वही होता है। मैं बस थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में हम लोग जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे तब ज़्यादा पढ़ेंगे। क्या होता है बच्चों, सबसे पहला जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है इस लेवल पे वो ये होती है कि फ्लूइड का मतलब हो गया लिक्विड। ऐसा नहीं होता है। फ्लूइड एक ब्रॉड कैटेगरी है जिसके अंदर लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आते हैं। तो लिक्विड्स और गैसेस इनको जो कंबाइंड नाम दिया जाता है
वो फ्लूइड दिया जाता है। ठीक है, गैसेस का जैसे एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो भी तो उसी कैटेगरी में गैस फॉर्म में आ गया। लिक्विड जैसे कि वाटर है आपका, तो ठीक है, ये समझ गए। अब होता क्या है बच्चों, इन जितने भी टाइप के फ्लूइड होते हैं उनमें एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, इसके बारे में भी डरने की ज़रूरत नहीं, इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि विस्कोसिटी होती क्या है। जैसे बच्चों कहा यह जाता है कि ये जो लिक्विड है, जैसे कि मान लो ये वाटर ही है, ये जब फ्लो करता है मतलब बहता है, तो ये जब फ्लो करता है तो ये लेयर्स में करता है, लेयर में। जैसे कि ये सॉलिड सरफेस है, ठीक है, और ये वाटर इसके ऊपर ऐसे बह रहा है, ठीक है, ऐसे बह रहा है। तो होता क्या है, जो सरफेस इस जो लेयर इस सॉलिड के पास में होती है उसकी स्पीड कम होती है, जो इससे ऊपर होती है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है, जो इससे ऊपर होती है उसकी स्पीड और ज़्यादा होती है, और जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये वेलोसिटी में डिफरेंस क्यों आया? ये वेलोसिटी में डिफरेंस आता है इस विस्कोसिटी प्रॉपर्टी की वजह। ये प्रॉपर्टी क्या चाहती है? ये प्रॉपर्टी चाहती है भाई कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर किसी भी तरीके का रिलेटिव मोशन ना करे। रिलेटिव मोशन, फ्लूइड क्या कैसे चलता है बच्चों? फ्लूइड एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ग्लाइड करती है, ऐसे ऐसे ग्लाइड करती है, ऐसे ही फ्लूइड चलता है, लिक्विड ऐसे ही आगे बहता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाता है। नीचे वाली लेयर जो सॉलिड के पास है वो थोड़ा चिपक के चलेगी सॉलिड से, ऊपर वाली लेयर क्या चाहेगी कि नीचे वाली लेयर तेज हो जाए, लेकिन विस्कोसिटी क्या है, वो तो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करे, तेज तो हो नहीं पाएगी, तो वो आगे और तेजी से जाती है, ऊपर वाली और तेजी से। तो ये जो विस्कोसिटी प्रॉपर्टी बेसिकली अगर मैं आपसे कहूँ तो क्या है, ये रेजिस्टेंस टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड है। ठीक, तो जो फ्लूइड फ्रिक्शन का सबसे बड़ा कारण है वो होता है विस्कोसिटी, और इसी चक्कर में इसको कभी कभी नाम दे दिया जाता है विस्कस ड्रैग। फ्लूइड फ्रिक्शन को नाम दे दिया जाता है, विस्कोसिटी को नाम नहीं दिया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन को कहीं कहीं पर बच्चों आपने देखा होगा विस्कस ड्रैग। अब ये जो एयर रेजिस्टेंस है बच्चा, ये एक तरीके का विस्कस ड्रैग है। एयर की विस्कोसिटी की वजह से आप पर धक्का लग रहा है, जो आप फ्रिक्शन महसूस कर रहे हो उसको विस्कस ड्रैग बोलते हैं। बात समझ गए? अब सिर्फ दो लेयर्स के बीच में ही फ्लूइड फ्रिक्शन नहीं होता या वेट फ्रिक्शन नहीं होता। अगर कोई फ्लूइड किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है और उनके बीच में रिलेटिव मोशन, जैसे अभी मैंने बताया, आप जब एयर में आगे जा रहे हो तो एयर एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है, और ये आप मस्त आगे ऐसे बाइक पे बढ़ रहे हो आगे, ठीक है, ऐसे बाइक पे आगे बढ़ रहे हो तो आसपास आपके एयर है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों, ये आप पर एक तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, उसे भी फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस किसके द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है, फ्लूइड के द्वारा। यहाँ पर फ्लूइड क्या है, एयर। उसी तरह जब कोई बोट है वो पानी में जब आगे रिवर में चलती है तो उसके ऊपर भी एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ये लिक्विड या वाटर जो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट फ्रिक्शन या फ्लूइड फ्रिक्शन। और इसके पीछे का कारण क्या होता है, इसके पीछे का कारण होता है विस्कोसिटी। एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या कराती है, जो फ्लूइड की लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकती है। वो नहीं चाहती कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर ग्लाइड करे। अब कहोगे तो क्या सर, जो आपने रीज़न बोला था फ्रिक्शन का, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रीज़न होता है, प्लस माइनस अट्रैक्शन, ये सब आपने बताया था, वो यहाँ पर नहीं होता है क्या? बच्चों माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हर चीज़ का रीज़न वही है, लेकिन यहाँ पर नाम अलग दे दिया जाता है, उसको विस्कोसिटी बोल देते हैं। ये सब हम लोग पढ़ेंगे, फिर मैं बोल दिया, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं, बस होता क्या है ये समझ लो। दो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, लिक्विड या गैस की दो लेयर ऐसे कह दो, या फ्लूइड की लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे फ्लूइड फ्रिक्शन या वेट फ्रिक्शन कहते हैं। ये फ्रिक्शन जो सॉलिड बॉडी होती है इन कांटेक्ट विद द फ्लूइड उस पर भी एक्ट करता है, अगर उनके बीच में रिलेटिव मोशन है। इसे भी हम लोग क्या कहते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन या वेट फ्रिक्शन। समझ गए? कह दोगे सर बिल्कुल समझ गए। अब तीसरे टाइप का बच्चों फ्रिक्शन क्या था, इंटरनल फ्रिक्शन। इसको यहीं पे समझ लेते हैं। इंटरनल फ्रिक्शन बच्चों बहुत सिंपल सी चीज़ है, जैसा कि नाम ही बता रहा है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर का फ्रिक्शन है। ऑब्जेक्ट के अंदर का फ्रिक्शन मतलब जैसे कि मैं मान लो एक बच्चों सॉलिड ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल, एटम, ये सब होंगे, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, जब भी इस पर एक फोर्स लगाई जाती है, मान लो मैं इधर से इस पर फोर्स लगाऊँ, ठीक है, और इधर से यहाँ पर इसको फिक्स कर दूँ, तो होगा क्या, फोर्स इस तरीके से लगेगी तो ये डिफॉर्म इस तरीके से होना चाहेगा कि नहीं, मतलब इसका पहले शेप इस तरीके से था स्क्वायर, या ऐसे बन जाएगा कि नहीं, क्यूब था, या ऐसे स्लाइड करने की कोशिश करेगा, डिफॉर्म। जैसे इस पेन को ही मैं ऐसे करना चाहूँ,
ट्विस्ट करना चाहूँ, ये धक्का देना, यहाँ से फिक्स कर कैसे, तो यहाँ से ये क्या होगा, ब्रेक होना चाहेगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल है, एटम है, उनके बीच में तो होता है एक अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है कि नहीं बच्चों? कह दोगे सर बिल्कुल होता है। ये सब नहीं पढ़ा है बच्चों तो चिंता मत करो, ये सब आप लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी कुछ कुछ पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो जब हम लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे तो सब समझा देंगे, अभी बस बेसिक समझ जाओ। ये अट्रैक्शन बच्चों क्या चाहता है, ये इस डिफॉर्मेशन को होने नहीं देना चाहता है। ये चाहता है कि बॉडी जैसी की तैसी रहे। इस तरीके के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। जो रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन। अब इंटरनल फ्रिक्शन का बच्चों, इंटरनल फ्रिक्शन क्या कराता है, इंटरनल फ्रिक्शन कराता है एनर्जी का लॉस। क्या कराता है, एनर्जी का लॉस। कैसे कराता है एनर्जी का लॉस? अब भैया मान लो आप चाहते हो कि आपने जो भी इस पर वर्क करा है, जो भी एनर्जी दी है, वो यूज़ हो जाए इसको डिफॉर्म करने में, इसका शेप चेंज करने में। लेकिन अंदर जो मॉलिक्यूल्स और एटम है वो उसका बहुत सारा पोर्शन आपस में ही खा जाएंगे, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन है। वो आगे बढ़ाने के लिए बाकी की एनर्जी क्या करेंगे, इन दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बढ़ने के लिए आपको एनर्जी खा जाएंगे। ये थोड़ी सी एनर्जी अपने पास ही रख लेंगे ताकि इनके बीच में गैप बढ़ पाए। और वो एनर्जी लॉस जो होता है वो कहीं कहीं पर फ्लू हीट के फॉर्म में दिखता है, कहीं का, वो सब हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है। तो इंटरनल फ्रिक्शन क्या कराता है, हमारा एनर्जी का लॉस करवाता है। अब बात आती है कि सर इसका एक एग्जाम्पल बताओ। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ बच्चों को। जैसे कि शॉक एब्जॉर्बर आपने देखे हैं, जैसे कि ये स्प्रिंग है, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ कि भैया इस स्प्रिंग को ऐसे दबा के ऐसे छोड़ दो, तो देखो आपने देखा होगा कि ये स्प्रिंग क्या होती है, ऑसिलेट होती है, ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करती है, वाइब्रेट करती है, और फिर थोड़ी देर बाद रुक जाती है। तो मैं आपसे पूछूं इसके पीछे का रीज़न क्या है, तो बहुत बच्चे बोल देंगे सर इंटरनल फ्रिक्शन। बात बच्चों बिल्कुल सही है, इंटरनल फ्रिक्शन ही इसका रीज़न है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो एक क्वेश्चन और यहीं पर पूछता कि सर वो तो वैसे भी रुक जाएगी अपने आप, क्योंकि आपने बोला था कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि वो तभी तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एडिशनल फोर्स ना लग जाए उसको स्टॉप करने के लिए। तो यहाँ पर अगर ये एयर में है भाई, एटमॉस्फेयर में है, आसपास एयर है इसके, तो एयर भी एक तरीके का इस पर रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगी। देखो फ्लूइड के अंदर रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर वेट या जो हम लोगों ने फ्लूइड फ्रिक्शन पढ़ा था, एयर ड्रैग, उसकी वजह से एक्सटर्नल फोर्स लगेगी जो उसको स्लो डाउन कर देगी और ये इवेंचुअली रुक जाएगी। लेकिन बच्चों मैं यहाँ पर फिर कहूँगा, मान लो मैं इसको स्पेस में लेके चला जाऊँ जहाँ किसी तरीके की एयरवेयर नहीं है, वैक्यूम में लेके चला जाऊँ, तब मैं इसको कंप्रेस करके ऐसे छोड़ूँ, तब भी ये टू एंड फ्रो मोशन करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद रुक जाएगी। उस रुकने का कारण एयर थी ही नहीं, एयर है, एक इफेक्ट होता है उसका, लेकिन मेजर रीज़न क्या है, इंटरनल फ्रिक्शन। अंदर के मॉलिक्यूल क्या चाहेंगे कि भैया इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ना हो, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। इसी को इंटरनल फ्रिक्शन बोलते हैं। ये एनर्जी का लॉस करवाएंगे, एनर्जी धीरे धीरे हर साइकिल पे खाते रहेंगे, इवेंचुअली क्या होगी, एनर्जी वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी हीट में, या जो भी कह लो, मॉलिक्यूल उनको खा जाएंगे और ये इवेंचुअली रुक जाएगी। समझ गए? चलो बहुत मैंने बता दिया इंटरनल फ्रिक्शन और वेट और फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। अभी इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ड्राई फ्रिक्शन, जो कि सबसे सिंपल है, फ्रिक्शन बिटवीन अनलुब्रिकेटेड सरफेस। चलो ये समझ गए आप लोग? कह दोगे सर ये सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है? अरे बच्चों समझ तो लो ही कि टाइप ऑफ फ्रिक्शन होता क्या। मान लो कोई नाम बोल दे, कह दो सर हमारे सिलेबस में जब ड्राई फ्रिक्शन है तो बाकी क्यों बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन दिया है मैंने आपको समझाने के लिए, इतना जो है भावुक मत हो जाओ, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब बच्चों बात आती है कि सर ड्राई फ्रिक्शन तो हमको पढ़ना है, वो ठीक है। हम लोगों ने याद करो बच्चों ये जो चीज़ें पढ़ी थी कि फ्रिक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सरफेस, और फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आता था म्यू एस और म्यू के, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। कहोगे सर ये आ कहाँ से गया था? ये बच्चों एक तरीके के रिलेशन है जो एक्सपेरिमेंट करके डिराइव करे गए थे। उन एक्सपेरिमेंट को लॉस के फॉर्म में लिख दिया गया है, जिन्हें हम बोलते हैं कूलॉम्स लॉ ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ये बच्चों दो कैटेगरी में डिवाइड करी जाती है। किसी किसी किताब में क्या करते हैं, इन सबको मिला के एक ही में लिख देते हैं 4-5 पॉइंट। ये 4-5 पॉइंट है, वही लॉ है, ठीक है। लेकिन मैंने अलग अलग इसलिए कर दिया ताकि कंफ्यूज ना हो आप। किसी किसी किताब में अलग अलग भी लिखा है, फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब दो टाइप की कैटेगरी है भाई। सरफेस भले अनलुब्रिकेटेड है, इसमें दो चीज़ें हो सकती है ना कि ये भैया रुकी हुई है एक सरफेस, ऑन द वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, फोर्स लग रही बस वर्ज ऑफ स्लिपिंग है, यानी वो कहाँ पर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के केस में है। और दूसरा क्या है, वो स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है, रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो वो किस केस में आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन के केस में। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग फ्रिक्शन के लॉ पढ़ लेते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब इम्पेंडिंग स्लिपेज, कि भैया ऑब्जेक्ट या सरफेस दूसरी सरफेस पे स्लाइड करने ही वाली है, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू पहुंच चुकी है, ये सब मैंने बताया था।
चलो इसको समझ लेते हैं जल्दी से, लॉज ऑफ लिमिटिंग। ये बच्चों सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन वही बात है, पढ़ तो चुके हैं लेकिन उनको एक तरीके से कंसाइज फॉर्म में मैं बता रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। चलो ठीक, पहला पॉइंट क्या है लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का? पहला पॉइंट क्या है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल, या जिसको बच्चों हम लोग एफ एस मैक्स कहते थे, एफ एस मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, याद आ रहा है? और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये हम लोगों ने पढ़ा भी था कि भैया ये जो एफ एल मैक्स एफ एल है, या ये जो एफ एस मैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये वैल्यू क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हो तो एक प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है म्यू एस, ठीक है? इसको क्या बोलते थे बच्चों, याद करो, इसको बोलते थे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यही तो बोलते थे। कह दोगे सर ये सब तो बता चुके बच्चों, ये सारे लॉ हैं, वहाँ पर तो मैंने समझाने के लिए जल्दी से बता दिया था, यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस, तो यहाँ पर एफ एल की वैल्यू सिर्फ एन पे डिपेंड करती है। और ये जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है बच्चों, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती थी? इसकी वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ सरफेस पे। ये सिर्फ नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, दोनों कॉन्टैक्टिंग सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर का मतलब बच्चों यहाँ पे होता है कि उन दोनों सरफेस का मटेरियल क्या है और उनकी सरफेस फिनिश कैसी है, मतलब वो बिल्कुल स्मूथ है या रफ है, वो सब होता है। म्यू एस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेस, ठीक, ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। इस पॉइंट को भी बच्चों समझ लेते हैं। ये मैंने बताया भी था कि जैसे मान लो बच्चों ये एक ऑब्जेक्ट है या ये ब्लॉक है मास m की, ये एक सरफेस पे फ्लोर पे रखी हुई है, ठीक। अब मैं आपसे कहूँ इस पर फोर्स F लग रही इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही, नॉर्मल रिएक्शन N यहाँ पर लगेगा, इसका वेट mg नीचे की तरफ लगेगा। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लो ये जस्ट स्लाइड होने ही वाली, इतनी फोर्स लग रही है कि स्लाइड होने वाले, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो फोर्स है उसका डायरेक्शन क्या होगा? ये सरफेस आपकी रेस्ट में, सरफेस 1, इसको मान लो 2, ये जो 2 वाली सरफेस है किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है? रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में होना चाह रही है 1 के रिस्पेक्ट में? इस डायरेक्शन में, आगे की तरफ। तो ये पॉइंट क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। तो यहाँ पर जो अदर, ये जो बॉडी है ये 1 वाली पे आगे बढ़ना चाहती है, तो इस पे जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो किधर होगा? पीछे की तरफ, Fl होगा कि नहीं होगा? कह दोगे सर ये आप बता चुके थे, बिल्कुल ऐसा ही होगा, बताया था कि नहीं? अब मैं आपसे कहूं कि भैया इस सरफेस के लिए जरा फ्रिक्शन का डायरेक्शन बताओ कहाँ होगा, तो जब मैं इस सरफेस के लिए ड्रॉ करूंगा तो देखो यहाँ पर भी वही चीज अप्लाई होगी कि जो दूसरी बॉडी, अब इसके लिए अदर बॉडी कौन सी हो जाएगी? 2। अदर बॉडी के रिस्पेक्ट में ये नीचे वाली सरफेस ये तो वहीं की वहीं रहेगी, ऊपर वाली आगे बढ़ जाएगी, तो ये वाली सरफेस इसके रिलेशन में कहाँ? पीछे ही तो रही जा रही है। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो रिलेटिव मोशन कहाँ कर रही? पीछे की तरफ कर रही। तो इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी वो कहाँ लगेगी? आगे की तरफ लगेगी। लगेगी कि नहीं? चलोगे सर बिल्कुल लगेगी। तो यही बच्चों ये पॉइंट कहना चाह रहा था, बात समझे? ये बच्चों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको दिमाग में ज़रूर रखना। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो तुम लोग गलतियां कर दोगे अगर ये चीज़ समझ में नहीं है। तो ये पॉइंट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला तो याद रहता ही है क्योंकि वो तो लॉ है, वो तो न्यूमेरिकल में हमें अप्लाई करना है, तो वो तो याद ही रहेगा, ठीक है। चलो ये देख लिया। एक और पॉइंट है, द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। कह दोगे सर ये क्या बता रहा हूँ कि भैया एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। बस इसमें एक चीज मैं लिखना भूल गया हूँ, ये मैं लिख भी देता हूँ। कंसीडरिंग नॉर्मल रिएक्शन रिमेन्स सेम। अब ऑब्वियस सी बात है, दो सरफेस की बात कर रहे हो तो उनको चेंज तो करोगे नहीं, वो तो जिनकी बात हो रही उसी की बात होगी, तो नॉर्मल रिएक्शन तो सेम ही रहेगा। मतलब जैसे कि मैं ऐसे कहूँ आपसे कि ये जो मास m है,
ठीक है, ये सरफेस पे रखा हुआ है। तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैं कह रहा हूँ कि वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता। आप कहोगे सर ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो मैं इस मास को ऐसे चपटा कर दूँ, एकदम फ्लैट कर दूँ, तो देखने में तो ये लगेगा कि भैया जो नंबर ऑफ एटम्स इस सरफेस के कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो आपने बताया था माइक्रोस्कोपिक व्यू, उसमें तो इस केस में तो ज़्यादा एटम कांटेक्ट में आएंगे, तो फ्रिक्शन तो बढ़ जाना चाहिए। आप कह रहे हो डिपेंड ही नहीं करता। बच्चों वही तो बात है, सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि ये नंबर ऑफ एटम कितने, ये कितनी पास है एक दूसरे से, ये भी तो डिपेंड करता है। अब होगा क्या, जब कम एरिया था तो इन दो सरफेस के बीच में जो प्रेशर था, प्रेशर या जो नॉर्मल रिएक्शन थी, नॉर्मल रिएक्शन तो वही होगी। अब n इज इक्वल टू तो mg ही होगा, इस केस में भी n इज इक्वल टू mg ही होगा अगर मास सेम है तो। ठीक है, मास तो सेम ही है, मैंने बस उसको चपटा कर दिया। प्रेशर की वैल्यू इस केस में ज़्यादा होगी, मतलब ये जो मास है वो उतने ही एरिया पे ज़्यादा फोर्स लगाएगा। लेकिन जब हम एरिया बढ़ा देंगे, क्योंकि फोर्स तो उतनी है, प्रेशर होता है बच्चों फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सब नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करो। वैसे भी 9th-10th में पढ़ा होगा आपने कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो mg ही रहेगी, वेट ही तो है। एरिया इस केस में कम है तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एरिया कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पे एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो भले ही नंबर ऑफ एटम्स जो कॉन्टैक्ट में है वो बढ़ जाएंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा पास नहीं आ पाएंगे क्योंकि प्रेशर कम है। तो मोर और लेस वो एडजस्ट होकर उतनी ही फ्रिक्शन फोर्स दे देगा FL की वैल्यू जितनी इस केस में थी। और दोनों ही केस में कितनी थी, म्यू एस इंटू एन, जिसकी वैल्यू सिर्फ एन पे डिपेंड करेगी, ना कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे। कितना अच्छा पॉइंट था। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है सर आपने तो फिर यानी जो थ्योरी बताई थी वो गलत थी कि ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर डिपेंड नहीं करता तो यानी एटम का कोई लेना ही देना नहीं। सब कुछ लेना देना है, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। यहाँ पर दूसरा पहलू अब समझ में आया, बात समझ रहे हो। चलो, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पढ़ लिया। पहला पॉइंट क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। दूसरा पॉइंट क्या था, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अनदर। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपेरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी सब इंपॉर्टेंट ही है, ये लॉ ही पूरा इंपॉर्टेंट है। चलो, ये समझ गए, बहुत ज़्यादा समझ गए। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ये भी बच्चों बिल्कुल सेम लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की तरह है, बस यहाँ पर क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है, अब बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट कर चुकी है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल फ्रिक्शन, तो इसको हम लोग FK से डिनोट करते थे। इसकी वैल्यू भी बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता था जिसको हम लोग बोलते थे म्यू के। म्यू के क्या है बच्चों, म्यू के होता था कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और इसकी वैल्यू हमेशा म्यू एस से कम होती थी, याद है कि नहीं। क्यों होती थी ये सब हम लोगों ने समझा था जब माइक्रोस्कोपिक व्यू पढ़े थे। इसकी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस। ठीक है, चलो वो सब हम लोग बात कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये भी सिर्फ एक ही बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन क्या, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस, नेचर ऑफ कॉन्टैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, कह दोगे ठीक है सर। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट एंड डज नॉट डिपेंड on the velocity of sliding or whether the motion is accelerated, retarded or uniform. At high velocity its value falls. ये बच्चों थोड़ा सा पॉइंट जो है इसको ज़्यादा आपको दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं, बस कहना क्या चाहता है ये पॉइंट ये समझो। याद है बच्चों हम लोगों ने जब पढ़ा था जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर म्यू एस इंटू एन तक जाती है कि नहीं, कि जैसे ये ब्लॉक रखी हुई है, ठीक है, तो जब आप इस पर फोर्स लगाना स्टार्ट करोगे, ब्लॉक रखी हुई है किसी सरफेस, तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स क्या होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। मान लो फोर्स नहीं लग रही तो 0 होगी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाएंगे FS की वैल्यू बढ़ती जाएगी और एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी जो कि होगी म्यू एस इंटू एन।
ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन म्यू के इंटू एन या कह दे काइनेटिक फ्रिक्शन में के केस में क्या होता है, बॉडी ऑलरेडी आपकी चलना स्टार्ट कर चुकी है, रिलेटिव मोशन स्टार्ट कर चुकी है, उस केस में सिर्फ एक ही वैल्यू होती है एफ के की, जो होती है म्यू के इंटू एन। इसकी वैल्यू कम, जीरो से लेके किसी वैल्यू तक बढ़ती नहीं, ये कांस्टेंट वैल्यू। याद है हम लोगों ने फ्रिक्शन कर्व देखा था, तो जो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन उसकी वैल्यू मैक्सिमम जा रही थी, फिर जब मोशन स्टार्ट हो रहा था तो ये कम होके एक कांस्टेंट वैल्यू बनी हुई थी, इसको बोलते थे एफ के, और ये थी हमारी एफ एस। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, म्यू एस इंटू एन। एफ के की वैल्यू क्या होती थी, म्यू के इंटू एन। याद आ रहा है कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल याद आ रहा है, यही पॉइंट लिखा हुआ है। और ये इस बात पर भी डिपेंड नहीं करता है कि बॉडी चल दी वो तो ठीक है, रिलेटिव मोशन करने लगी वो तो ठीक है, इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है कि वो एक्सेलरेट हो रही है, रिटार्ड हो रही है, या वो यूनिफॉर्म मोशन करे, बस रिलेटिव मोशन हो रहा है तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है। बात समझे। एक ये जो बच्चों पॉइंट लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में हमेशा रखना ये बात। बस मैंने एक स्टार मार्क करके ये जो लिख दिया है, आगे चल के बच्चों अगर जब बड़े क्लासेस में पढ़ोगे तो ये पढ़ोगे कि बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी, तो इसकी वैल्यू थोड़ी गिर भी जाती है। अब वो क्यों गिर जाती है, क्या गिर जाती है, वो समझने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर सकते हो अपने दिमाग से। मैं पता नहीं क्यों आप लोगों को ये सब बता देता हूँ, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पॉइंट को आप बिल्कुल हटा दो। बस आपसे कोई पूछे क्या वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे डिपेंड करता है काइनेटिक फ्रिक्शन, कह दो नहीं करता है। ठीक है, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो नहीं करता है। चलो छोड़ो। इट्स ऑलवेज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि एफ के की वैल्यू जो है एफ एस से कम होती है। क्यों कम होती है वो सब मैं बता चुका हूँ। माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमने समझ लिया था कि एक बार बॉडी स्लिपिंग स्टार्ट कर देगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती थी। कम क्यों हो जाती है, क्योंकि अब जो नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट जो हैं वो कम हो जाते हैं, वो सब पढ़ चुके हैं हम। तो एफ के की वैल्यू हमेशा एफ एस से कम होगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाना कठिन है, लेकिन एक बार मोशन स्टार्ट हो जाए तो उसको बनाए रखना थोड़ा आसान होता है। बात समझे। मोशन स्टार्ट करना थोड़ा कठिन है क्योंकि एफ एस की वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है। चलो ठीक, तो आप लोग काइनेटिक फ्रिक्शन के लॉ भी समझ गए हो। ये मोर और लेस सेम ही है, बस यहाँ पर एक वेलोसिटी का पॉइंट ला दिया गया। और एक चीज़ यहाँ पर और बतानी थी मुझे, चलो यहाँ पर क्या वो पॉइंट लिखा नहीं है, चलो देख लेते हैं, शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है। इसकी वैल्यू भी एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। यहाँ पर लिख दूँ क्या, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इसको देख लो। ठीक है, देख लिया। चौथा पॉइंट क्या है, इट ऑल्सो, या ऐसे लिख लो, इट ऑल्सो क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड। इट क्या होता है यार, सही अंग्रेजी लिखनी है, ये लिखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पर भी वही बात आती है, एरिया ऑफ कांटेक्ट पे ये भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि भाई सीन तो दोनों केस में सेम ही है ना, प्रेशर और नॉर्मल रिएक्शन वाला। ठीक है, तो दोनों ही केस में वही चीज़ रहेगी कि एक बार बॉडी स्लिपिंग स्टार्ट कर दे तो बस वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन की नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करेगी, ना वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग पे डिपेंड करेगी और ना ही एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करेगी। बात समझ गए। चलो ये सब बहुत कुछ समझ गए आप लोग। बच्चों इसी को हम लोग लॉ बोल देते हैं, लॉज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन, कूलॉम फ्रिक्शन। बस आपको दो रिलेशन ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से दो रिलेशन ध्यान में रखने हैं, एक ध्यान में रखना है एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, और दूसरा ध्यान में रखना है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये दो आपको रिलेशन ध्यान में रखने हैं। इनके बारे में हम और जानेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और चीज़ें समझेंगे। चलो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होती है, ये बच्चों बहुत छोटी सी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन चलो फिर भी समझ जाओगे। क्या है, देखो बच्चों, जब ये सरफेस पे एक ब्लॉक रखी हुई है तो इसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, एन लगेगा कि नहीं, कह दो कि बिल्कुल लगेगा। अब मान लो भाई कि ये इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहती है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एस इस डायरेक्शन में। अब हमें नहीं पता है कि अभी ये लिमिटिंग केस में पहुंचा है कि नहीं, कि मतलब ये अभी स्लाइड करने वाली है या कर रही है। ये सब कर रही छोड़ो, बस अभी इतना ध्यान रखो
कि ये एफ एस है। एफ एस की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि अगर फोर्स नहीं लग रही है इस डायरेक्शन में तो जीरो होगी, फोर्स लग रही हो बढ़ती जा रही तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, म्यू एस इंटू एन। अब नेट कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है जिसमें फ्रिक्शन, दो टाइप की कॉन्टैक्ट फोर्स होती है ना, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब मैं अगर इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट ले लूँ तो रिजल्टेंट बच्चों अगर मैं कैपिटल एफ से डिनोट करूँ, कैपिटल एफ से, तो रिजल्टेंट यही तो होगा। पैरेललोग्राम लॉ लगा दो यहाँ पर, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये भी वैल्यू क्या होगी, ये एफ एस हो तो ये भी एफ एस होगी, ये होगी एन। ये इस तरीके से देखो, ये हो गई एफ, ये हो गई एफ एस, ये होगी एन, एन होगी। इसका बच्चों हमें रिजल्टेंट निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल, तो एफ की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर प्लस एफ एस स्क्वायर। हो जाएगी कि नहीं, कह दो कि बिल्कुल हो जाएगी सर। अब बच्चों एक चीज़ समझते हैं, एफ की वैल्यू मिनिमम कब होगी, कॉन्टैक्ट फोर्स मिनिमम कब होगी। कॉन्टैक्ट फोर्स बच्चों मिनिमम तब होगी जब फ्रिक्शन फोर्स जीरो है। फ्रिक्शन फोर्स जीरो, अब भाई समझ लो, लेट सपोज कि इस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, इस डायरेक्शन में किसी भी तरीके की फोर्स नहीं लग रही, तो जब कोई फोर्स नहीं, किसी भी तरीके के रिलेटिव मोशन होने की संभावना नहीं है, तो एफ एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जब जीरो है, फ्रिक्शन की वैल्यू जब जीरो है, तब यहाँ पर एफ मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर हो जाएगी कि नहीं। भाई एफ एस की वैल्यू जीरो रखो, नॉर्मल रिएक्शन हो जाए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि दो कॉन्टैक्टिंग सर्फेसेस के बीच में जो टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स होती है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो मिनिमम वैल्यू तो नॉर्मल रिएक्शन के ही बराबर होगी ना, क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है। अब मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम एन की वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा मास कितना है, मास इस केस में कांस्टेंट ही रहेगा। भाई जो भी ब्लॉक है वो तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या होगी, एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, म्यू एस इंटू एन, यही तो मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस म्यू एस इंटू एन का होल स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ से बच्चों अगर मैं एन स्क्वायर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर बच्चों अगर मैं बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एन अंडर रूट वन प्लस म्यू एस स्क्वायर हो जाएगा, कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी बच्चों ये होगी कॉन्टैक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है उसको भी हमने ज़्यादा ले लिया है, मैक्सिमम वैल्यू ले ली। फ्रिक्शन जब जीरो होगा तो मिनिमम होगी, फ्रिक्शन जब मैक्सिमम होगा तो कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो दो वैल्यूज़ के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स घूमेगी, इसको देख लो एक बार फिर मैं बताता हूँ। दो वैल्यू के बीच में फ्रिक्शन, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो आपकी घूमेगी, कौन कौन से, एक तो नॉर्मल रिएक्शन के बीच में, और एक वैल्यू होगी एन अंडर रूट वन प्लस म्यू एस स्क्वायर। ठीक है, अगर मान लो स्लिपिंग होने लगे, तो म्यू एस की जगह पे म्यू के लगा देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं, दोनों ही केस में सिर्फ इन दोनों के बीच में इसकी वैल्यू होगी, मिनिमम होगी कितनी, एन, मैक्सिमम होगी ये। यही बच्चों कॉन्टैक्ट फोर्स मुझे बतानी थी, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दोनों कंपोनेंट हो, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। इसको देख लो एक बार। चलो, तो हम लोगों ने क्या क्या समझा बच्चों आज के लेक्चर में। हम लोगों ने पढ़ा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने ड्राई फ्रिक्शन समझा, फ्लूइड फ्रिक्शन समझा और इंटरनल फ्रिक्शन समझा। हम लोगों ने लॉज ऑफ कूलॉम फ्रिक्शन या ड्राई फ्रिक्शन समझे, जिसमें हम लोगों ने डायनेमिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के दोनों के लॉ समझ लिए। ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने नेट कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना सीख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने वाले हैं, देखते ज़रूर रहना बच्चों। थैंक यू।